नमस्कार। हम आज की चर्चा में निर्देशन और परामर्श के उभरते क्षेत्रों पर बात कर रहे थे और हमने बात करी है विभिन्न प्रतिमानों की। विभिन्न प्रतिमानों की चर्चा करते हुए हम चर्चा को जब आगे बढ़ा रहे हैं हम इसमें। अशोक जी, इसको सही करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गया। निर्देशन के उभरते प्रतिमानों पर हम चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा में हमने जो अब तक बात की है वो की है हमने मैथ्यूसन के, और मैथ्यूसन के साथ साथ बेरी और वॉल्फ के अनुसार प्रतिमान और उपागम जो है हमारे निर्देशन के उपागम है, उन पर हमने चर्चा करी है। निर्देशन की जब हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमने कहा था कि समस्या ऐसी जब वो बढ़ जाती है और व्यक्ति उसका समाधान खोजने में असफल होने लगता है, तब समस्याओं से पीड़ित होकर मनुष्य अपना संतुलन खोने लगता है और उसे सहायता की आवश्यकता होती है, जिसे केवल व्यक्तिगत निर्देशन कार्यक्रमों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए अब हमें ये चर्चा करना हमारे लिए ये आवश्यक हो गया है कि व्यक्तिगत निर्देशन में किस प्रकार से किया जाता है और व्यक्तिगत निर्देशन है क्या, इसका अर्थ क्या है। मानव जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। मनुष्य जीवन भर अपने समायोजन की समस्या से जूझता रहता है। मनुष्य के लिए अब अपने निजी जीवन में सामंजस्य, समरसता और निरंतरता लाना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था जटिल होती जा रही है। शैक्षिक दृष्टि से अच्छी उपलब्धि वाला, व्यावसायिक रूप से सफल व्यक्ति अपने निजी जीवन में मानसिक, भावात्मक, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के मामले में भी समस्याग्रस्त हो जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि संतुलित विकास की कमी के कारण कई प्रकार की कुंठाएं और ग्रंथियां उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव उसके शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन पर भी पड़ता है। जब मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि स्वयं समस्याओं का हल किस प्रकार करे, तब उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसे व्यक्तिगत निर्देशन या वैयक्तिक निर्देशन कहा जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन की हम चर्चा तो कर रहे हैं, हमें ये भी जानना होगा कि व्यक्तिगत और वैयक्तिक निर्देशन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से इसको पूरा किया जा सकता है। व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया का मूल प्रकृति वैयक्तिक और परामर्शक होती है। इसमें औपचारिक रूप से गठित सेवाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी की अनौपचारिक आवश्यकताएं। व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया के चरणों पर विस्तृत चर्चा आवश्यक है और कुछ चरण इस प्रकार से है जिनको हमने विभाजित कर लिया है और अब हम इस पर विचार करेंगे। सद्भाव स्थापित करना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चरणों में सद्भाव स्थापित करना। व्यक्ति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, यानी जो मनुष्य है उसके साथ जिसे परामर्श चाहिए, जिसे निर्देशन चाहिए, उसके साथ सौहार्दपूर्ण यानी बहुत ही मधुर संबंध स्थापित करना, ताकि वह अपने पारिवारिक संदर्भों और अपनी समस्याओं को बिना किसी हिचकिचाहट के निर्देशन कर्मचारियों से खुलकर उजागर कर सके। तात्पर्य ये है कि जब तक हम किसी के साथ सद्भाव से नहीं जुड़ेंगे, प्रेम पूर्वक नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो अपनी पारिवारिक समस्याओं को और संदर्भ को हमारे से यहाँ हमारा तात्पर्य निर्देशन कार्यकर्ता और परामर्शदाता से है, उनसे खुलकर नहीं करेगा। दूसरा चरण है रुचियों और व्यक्तिगत गुणों का आकलन। व्यक्ति की रुचियों और व्यक्ति के लक्षणों का पता लगाना। इस कदम के तहत रुचियों और व्यक्तिगत पहलुओं को वस्तुनिष्ठ जायका लेने के लिए उपयुक्त प्रकार के माप और परीक्षाओं का भी उपयोग किया जाता है।
यानी कि उसकी रुचि और व्यक्तित्व के गुणों को भी मापना बहुत जरूरी है, तभी परामर्शदाता और निर्देशनकर्ता उसे परामर्श दे पाएंगे। समायोजन एवं समस्याओं से संबंधित स्थिति का जायजा लेना। व्यक्ति के समायोजन से संबंधित समस्याओं तथा अन्य समस्याओं का मूल्यांकन भी निर्देशन और परामर्शदाता विभिन्न चरणों में करते हैं। इसके लिए मनोविश्लेषण के तरीकों का उपयोग वांछनीय माना जाता है। फ्रायड, जंग, एडलर के अनुसार इस कदम के तहत इस कदम के अंतर्गत अहम यानी ईगो तथा परा अहम यानी सुपर ईगो के विकास की कहानी, उनके आपसी समायोजन और वास्तविकता का एहसास होता है। फिर उसके बाद में आता है उचित परामर्श प्रदान करना। व्यक्ति को आवश्यक परामर्श देना और उसके आधार पर उसके और उसके पर्यावरण के बीच अच्छा संबंध और समन्वय स्थापित करना भी परामर्श और निर्देशन की प्रक्रिया है। कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यक्ति की सहायता करना, यानी व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है पहले वो योजनाएं बनाता है, योजनाएं बनाने के बाद में वो उनको क्रियान्वयन करना चाहता है, उन पे कार्य करना चाहता है, तो व्यक्ति को उसके विवेक और आत्म मूल्यांकन के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। समस्याओं के समाधान पर परिचर्चा। सबसे बड़ी बात है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को, एक निर्देशक किसी अन्य व्यक्ति को, या एक परामर्शदाता एक परामर्श प्रार्थी को जब परामर्श देता है और निर्देशन देता है, गाइड उसको करता है, उसकी काउंसलिंग करता है, तो उसकी समस्याओं के समाधान पर भी परिचर्चा होती है। समय समय पर व्यक्ति की समस्याओं पर उसकी समस्याओं के निवारण अथवा समाधान के बारे में भी चर्चा की जाती है। इस कदम के तहत निर्देशक एक कुशल चिकित्सक की तरह सेवार्थी से उसकी समस्याओं के संतोषजनक समाधान खोजने के बारे में पूछताछ करता है और प्रक्रिया में किसी भी बाधा या कठिनाई को दूर करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से चिकित्सक, देखिए, जब हमें कोई व्याधि हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं या हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हमें कोई रोग हो जाता है, तब चिकित्सक पहले हमसे बहुत ही सद्भाव के साथ में शांतिपूर्वक हमारी समस्या को सुनता है, हमारे कौन कौन से सिम्टम्स है, किस प्रकार का हम परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, हमें क्या कष्ट है, वो सारी पूछता है और उसके बाद में उसका समाधान खोजता है। ऐसे ही निर्देशक और परामर्शदाता भी जो परामर्श प्रार्थी है उसकी घटनाओं के समाधान पर परिचर्चा करता है। सेवार्थी पर परिणामों का मूल्यांकन। निर्देशकों की एक पूरी टीम होती है, यानी कोई एक निर्देशकों की और परामर्शदाताओं की भी एक टीम होती है। उस टीम के द्वारा समस्या की प्रकृति का मूल्यांकन किया जाता है कि समस्या की प्रकृति कैसी है। व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, भौगोलिक समस्या है, भाषाई समस्या है, संवेगात्मक समस्या है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, किस प्रकार की समस्या है, तो उसकी समस्या की प्रकृति का मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए प्राप्त समाधान और व्यक्ति के समायोजन में देखे गए परिणाम व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया में अंतिम चरण होते हैं। इसके माध्यम से व्यक्तिगत निर्देशन की सेवाओं में व्यावसायिकता का एक स्थान है, ताकि निर्देशक भविष्य में अपने अनुभव के आधार पर उपयोगी सुझावों का उपयोग कर सके। तो ये हमने जो विस्तृत चर्चा अभी करी है, वो हमने विस्तृत चर्चा करी है कि व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया क्या है। और व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया में सबसे पहले परामर्श प्रार्थी के साथ सद्भाव स्थापित किया जाता है। तदुपरांत उसकी रुचियों और व्यक्तिगत गुणों का आंकलन किया जाता है। उसके बाद में समायोजन एवं समस्याओं से संबंधित स्थिति का जायजा लिया जाता है। फिर उसे उचित परामर्श प्रदान करते हुए कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यक्ति की सहायता की जाती है और समस्याओं के समाधान पर विस्तृत परिचर्चा करते हुए सेवार्थी पर परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हमारे हुए निर्देशन प्रक्रिया के कुछ चरण हैं। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत निर्देशन के सिद्धांतों की। निर्देशन की व्यक्ति के जीवन में आवश्यकता को समझने के पश्चात उन सिद्धांतों को भी समझ लेना चाहिए जिनके आधार पर यह निर्देशन दिया जाता है, क्योंकि इन सिद्धांतों का ज्ञान निर्देशन के क्रियात्मक तथा व्यवहारिक कार्य में अधिक सहायता देता है।
संपूर्ण व्यक्तिगत निर्देशन कार्यक्रम इन्हीं सिद्धांतों पर टिका हुआ होता है। अर्थात यदि आप किसी को भी निर्देशन दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, तो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों के साथ ही क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप से वो समाधान निकाला जा सकता है। सबसे पहले सभी विद्यालयों को निर्देशन प्रदान करने का सिद्धांत। निर्देशन और परामर्श में जो हम उभरते उपागमों की बात कर रहे हैं, वहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि सभी विद्यार्थियों को, विद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी, चाहे वो प्राथमिक स्तर के हैं, चाहे वो माध्यमिक स्तर के हैं, चाहे वो उच्च माध्यमिक स्तर के हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, सभी को निर्देशन प्राप्त करने का सिद्धांत है। निर्देशन व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये सहायता सभी को समान रूप से प्रदान की जाती है। इसके प्रदान किए जाने एवं उपलब्धता पर कोई विरोधाभास नहीं है। अंतर मात्र समस्याओं के आधार पर होता है। यानी समस्याएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की समस्या हो सकती है। वो किसी भी स्तर पर पढ़े तो उनकी समस्याएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारा निर्देशन और परामर्श है उसको उपलब्ध कराने में कोई विरोधाभास नहीं हो सकता। फिर है निर्देशन की व्यापकता। निर्देशन प्रक्रिया व्यापक होती है। इसमें परामर्श प्रार्थी की समस्या पर व्यापक रूप से विचार किया जाता है। उसके आधार पर ही संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन होता है। व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति के विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों पर आच्छादित होता है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक बुद्धि की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यानी व्यापक है। जैसा कि अभी मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि उसकी प्रकृति देखी जाती है, कोई एक नहीं है, एक क्षेत्र नहीं है। व्यक्ति का शारीरिक व्यक्तिगत हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शैक्षिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, व्यावसायिक हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो अपना ध्यान केंद्रित करता है। सुपर ने निर्देशन की अवधारणा की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए कहा है, सीखने एवं विकास करने में मनोविज्ञान से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्देशन युवक और जीविका में मेल स्थापित करने तक ही सीमित नहीं है। युवक से यहाँ तात्पर्य किसी भी व्यक्ति, विद्यार्थी, मनुष्य से है, सीमित नहीं है। ये व्यक्तियों की योग्यताओं एवं रुचियों को समझने में सहायता प्रदान करने, व्यक्तिगत विशेषताओं को शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों में संबंधित करने एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया है और वास्तव में व्यक्तिगत विकास में निर्देशन से संबंधित है। ये सुपर महोदय ने कहा है, निर्देशन की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए। फिर व्यवस्थित संचालन का सिद्धांत। व्यक्तिगत निर्देशन की संपूर्ण प्रक्रिया निश्चित चरणों से संचालित की जाती है। इसके लिए सभी आवश्यक जानकारी एवं संसाधनों की सहायता ली जाती है, जिससे कि आवश्यक लक्ष्य की प्राप्ति तत्काल हो सके। यानी व्यवस्थित संचालन यानी संपूर्ण प्रक्रिया निश्चित चरणों से, जैसे कि अभी हमने पूर्व में चरणों की बात करी, उसी के अनुसार ये ली जाती है और उसके संसाधनों की सहायता से उसका समाधान प्राप्त करते हुए लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। लचीले पल का सिद्धांत। जब हम बात कर रहे हैं निर्देशन और परामर्श के सिद्धांतों की, तब इसमें निर्देशन व्यक्ति जो है वो उसके निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है। अतः ये व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार लचीला हो जाता है और समय समय पर इसके मूल्यांकन करते हुए आवश्यक परिवर्तन भी किए जाते हैं, क्योंकि निर्देशन और परामर्श मुख्य रूप से है ही व्यक्ति के लिए, विद्यार्थियों के लिए है, मनुष्य के लिए है, जिसकी समस्या है उसके समाधान के लिए है। तो निश्चित रूप से उसके लिए इसमें लचीलापन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहयोग का सिद्धांत। व्यक्तिगत निर्देशन वास्तव में व्यक्ति की शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं मानसिक समस्याओं से संबंधित होता है। अतः यह आवश्यक है कि निर्देशन में उसके जीवन से संबंधित लोगों का सहयोग लिया जाए, जिससे कि उसकी समस्याओं से संबंधित संपूर्ण सहयोग मिल सके। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सहयोग के सिद्धांत की, मान लीजिए कि आपके पास प्राथमिक कक्षा का एक बालक है और उसकी समस्या है कि वो अपने साथियों से मेलजोल नहीं बढ़ा सकता, एकांकी रहता है और अंतर्मुखी है, बात नहीं करता है। ऐसे में क्या होगा कि जब तक हम
सहयोग नहीं लेंगे तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या है, वो व्यक्ति अपने आप में उसकी समस्या है, उसके सामने चुनौती है, वो तो अपने बारे में एकदम से नहीं बताएगा। तो हमें उसके परिजनों से, आस पड़ोस से, सहपाठियों से, मित्रों से, उनसे भी सहयोग लेना पड़ेगा कि इसकी जो समस्या है वो कहाँ से शुरू हुई और किस प्रकार से हुई, और आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपका निरीक्षण क्या है, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, ये ऐसा क्यों है। तो सहयोग का सिद्धांत है। सहयोग के सिद्धांत के बाद में है गोपनीयता का सिद्धांत। गोपनीयता का मतलब होता है कि जब भी हम किसी को परामर्श देते हैं, जब भी हम किसी को राय देते हैं, किसी की समस्या का समाधान करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन की समस्याओं को जग जाहिर नहीं किया जाए, सबको नहीं बताया जाए। वो किसी एक व्यक्ति पर या दो व्यक्तियों पे, जो उसके काउंसलर है या उसके परामर्शदाता है या उसके गाइड है, उनके सामने अपनी मन की बात खोल के रखता है। लेकिन वो ये भी चाहता है कि वो बातें कि उसके मित्रों तक, उसके परिजनों तक, उसके अन्य जानने वालों तक नहीं पहुंचे। तो ऐसे में गोपनीयता का सिद्धांत बहुत ही आवश्यक है। व्यक्तिगत निर्देशन में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने के लिए उसके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है, और ये तब ही संभव होता है जब वह परामर्श प्रार्थी को ये विश्वास दिला दे कि उसके द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतया गोपनीय रखी जाएगी। सभी सिद्धांत व्यक्तिगत निर्देशन प्रक्रिया में समाहित होते हैं। हमने जितने भी सिद्धांतों की बात करी है, क्योंकि हमने जब अभी निर्देशन के सिद्धांतों की बात करी है कि निर्देशन में कौन कौन से सिद्धांत है, तो सबसे पहले हमने कहा कि सभी विद्यार्थियों को निर्देशन प्राप्त करने का सिद्धांत, यानी सब जितने भी विद्यार्थी है, किसी भी स्तर पर पढ़े, किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय, किसी भी कहाँ से भी हो, सबके लिए निर्देशन होना चाहिए। ये एक सिद्धांत है। ये व्यापक होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए इसकी व्यापकता। व्यवस्थित संचालन का सिद्धांत ये नहीं है कि पहले आपने उसको समाधान दे दिया फिर समस्या सुनेंगे, नहीं। व्यक्तिगत संचालन का, लचीलेपन का सिद्धांत, यानी परामर्श प्रार्थी है और निर्देशन जो प्राप्त करने वाला है उसके अनुसार भी कई बार सिद्धांत को हम बदल लेते हैं। सहयोग का सिद्धांत, यानी उसके जानने वाले बाकी लोग हैं, उनसे भी हम सहयोग ले सकते हैं। और आखिर में हमने बात करी गोपनीयता का सिद्धांत, यानी गोपनीयता, जो परामर्श प्रार्थी ने परामर्शदाता को कहा है वो चीजें गोपनीय होनी चाहिए, वो जग जाहिर नहीं होनी चाहिए। और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा में हम देखेंगे कि व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य क्या है। अभी तक हमने सिद्धांतों की बात करी है, अभी तक हमने व्यक्तिगत निर्देशन का अर्थ जानने की कोशिश करी, और इसके अलावा हमने निर्देशन की जो प्रक्रिया है उस पर हमने चर्चा करी, और कुछ विद्वानों की जो मैथ्यूसन और बेरी इनकी है, इन पर हमने चर्चा करी। और अब हम बात करेंगे विस्तृत रूप से कि किस प्रकार से निर्देशन के उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य हैं जिनको लेकर के निर्देशन और परामर्श दिया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति को उसके आसपास के वातावरण को समझने एवं उसमें समायोजन की क्षमता का विकास करना सम्मिलित है, और इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला उद्देश्य है कि व्यक्ति को उसकी समस्याओं को समझने एवं उनका विश्लेषण करने की क्षमता का विकास कर। निर्देशन और परामर्श के उद्देश्यों की जब बात करते हैं, सबसे पहले जो निर्देशन करता होता है और परामर्शदाता होता है, उसकी ये कोशिश होती है कि जो व्यक्ति उनसे गाइडेंस ले रहा है, निर्देशन ले रहा है या परामर्श ले रहा है, वो समस्याओं को समझे और उनका विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी जो भी परामर्श दे रहा है, जो भी निर्देशन दे रहा है, वो परामर्श प्रार्थी और निर्देशन लेने वाले की समस्याओं को समझने के साथ साथ उनके विश्लेषण की क्षमता भी रखनी चाहिए। यानी ऐसे नहीं है कि आप उसकी समस्या को नहीं समझ रहे और अपने मन से कोई भी उसको समाधान दे रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को समझने एवं उसके प्रति संवेदनशील बनना होगा। यानी व्यक्ति को उसके आसपास का जो भी वातावरण है, चाहे फिर उसके विद्यालय का वातावरण है, चाहे फिर उसके घर का वातावरण है, चाहे उसके आस पड़ोस का वातावरण है, चाहे उसके समुदाय का वातावरण है, चाहे उसके कार्यस्थल का वातावरण है, चाहे उसकी कक्ष का वातावरण है, उसको समझने और उसके प्रति संवेदनशील बनाना।
जब तक मनुष्य अपने आस के वातावरण को नहीं समझेगा और संवेदनशील नहीं होगा, वो सामंजस्य नहीं स्थापित कर सकता, समन्वय नहीं कर सकता। और जो निर्देशन और परामर्श है वो सामंजस्य और समन्वय को की पुरजोर वकालत करते हैं। व्यक्ति को परिवार, समुदाय, विद्यालय एवं व्यवसाय संबंधी दशाओं को समझने तथा उसमें उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में मदद करना। निर्देशन और परामर्शदाता क्या करता है? व्यक्ति को के परिवार, उसके समुदाय, उसके विद्यालय और उसके व्यवसाय से संबंधित जितनी भी दशाएं हैं, दशाओं से मतलब यहाँ पे है कि जितने भी पहलू है, उनको समझने और उनसे उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं का हल निकालने में उसकी मदद करे। किसकी मदद करे? जो परामर्श ले रहा है, परामर्श प्रार्थी है या निर्देशन लेने वाला व्यक्ति है। और व्यक्ति की समायोजन क्षमता को बढ़ाने में उसकी मदद करना। जो परामर्श ले रहा है और जो परामर्श दे रहा है, तो परामर्श लेने वाले की समायोजन क्षमता को बढ़ाने का कार्य, उसमें मदद करना किसका काम है? परामर्शदाता का, जो परामर्श दे रहा है। व्यक्ति को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने तथा अभिक्षमता के आधार पर उनको ऊपर कार्य करने के लिए विवेकशील बनाना। यानी व्यक्ति को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने, यानी जो भी मनुष्य है उसके सामने अगर संकट आता है तो उसे कोई सुझाव दे तो वो अपने जीवन से संबंधित निर्णय ले पाए, और अभिक्षमता के आधार पर, यानी जो भी उसकी क्षमता है उसके आधार पर कार्य करने के लिए विवेकशील बनाना, यानी वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। ये कार्य भी निर्देशनकर्ता और परामर्शदाता का है। व्यक्तिगत तनाव का पता लगाना और उचित समय पर उसके कारणों को बताना। आजकल 21वीं सदी में, वैश्वीकरण के युग में, भारतीय हुई जिंदगी में, ये जो महानगरों में है, वो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है तनाव की। नौकरी में तनाव है, घर में तनाव है, अध्ययन में तनाव है, अन्य व्यवसाय में तनाव है। तो उसके तनाव का पता लगाना और उचित समय पर उसके कारणों की जानकारी देना। उसके बाद में है व्यक्ति को अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सही भूमिका निभाने, स्वस्थ संबंध बनाने तथा उचित आर्थिक एवं संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने आदि में मदद करना। परामर्शदाता और निर्देशनकर्ता व्यक्ति को उसके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सही भूमिका निभाने के लिए, स्वस्थ सुंदर संबंध बनाने के लिए और आर्थिक संवेगात्मक संतुलन बनाने रखने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उसे ज्ञान देते हैं। मानव में अपने जीवन की अनेक परिस्थितियों में अपेक्षित सूझबूझ विकसित करने तथा क्रियाशील होकर जीवन यापन हेतु सहायता देना। यानी जो मनुष्य है उनमें जो अलग अलग परिस्थितियां आ जाती हैं, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी विकास है, कभी विकास अवरुद्ध हो जाता है, कभी उन्नति है, कभी अवनति है। तो इनमें सूझबूझ विकसित करते हुए क्रियाशील होकर जीवन यापन हेतु सहायता प्रदान करना। और विद्यार्थी को परालंबन से हटाकर स्वतंत्र निर्णय लेने और कार्य करने में सहायता देना। यानी जिसको निर्देशन चाहिए, जिसको परामर्श चाहिए, और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को परालंबन से हट करके, यानी दूसरों पर निर्भर होने की अपेक्षा स्वतंत्र निर्णय लेने और कार्य करने में सहायता देने का कार्य भी परामर्शदाता करते हैं। विद्यार्थी को भावात्मक नियंत्रण करने का अभ्यास देना। वास्तव में व्यक्तिगत निर्देशन वह सहायता है जो किसी व्यक्ति में अपने जीवन के प्रति उचित समझ पैदा करते हुए कुशलतापूर्वक समायोजन के लिए योग्य है। यानी विद्यार्थी को भावात्मक नियंत्रण करने का अभ्यास। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ बालक एकदम से बहुत आक्रोश में आ जाते हैं, मार पिटाई करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं अपने सहपाठियों से, अपने मित्रों से, अपने परिजनों से, ऐसे। और कुछ बालक ऐसे होते हैं छोटी सी बात पे रो देते हैं। उन्हें मामूली सा आप कुछ कहिए, उन्हें किसी गलती पे केवल आप टोक दीजिए, वो रोना शुरू कर देते हैं। कुछ बालक ऐसे हैं जो बहुत जल्दी सहम जाते हैं। कुछ बालक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाते हैं, है ना। कुछ बिल्कुल संकोच में आ जाते हैं, कुछ बहुत ही अत्यधिक प्रेम और वात्सल्य में आ जाते हैं।
तो विद्यार्थियों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि भावात्मक नियंत्रण कैसे अपने व्यवहार पे रखा जाए। वास्तव में व्यक्तिगत निर्देशन वह सहायता है जो व्यक्ति में अपने जीवन के प्रति उचित समझ पैदा करते हुए कुशलतापूर्वक समायोजन बनाता है। कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं निर्देशन और परामर्श के उपागमों की या उभरते हुए क्षेत्रों की हम बात करते हैं, जब हमने प्रतिमानों की बात करी, तो हमें ये जान लेने की नितांत आवश्यकता है कि निर्देशन जो है और परामर्श जो है, विशेष रूप से यदि हम निर्देशन पर बात करें तो निर्देशन बालक को ये समझ लीजिए कि जन्म से लेकर के बालक को, क्या मनुष्य को या व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत निर्देशन की आवश्यकता होती है। और निर्देशन में दो तीन चीजें बहुत ही बड़ी है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जिसे हम परामर्श दे रहे हैं, हम ध्यानपूर्वक उसे सुने, उसकी समस्याओं को जानें, फिर हम उसका विश्लेषण करें, उसका संश्लेषण करें, फिर उसका उपचार, उसे समाधान बताएं, और समाधान बताने के बाद में उसका फॉलो अप भी लें। हम ये भी देखें कि क्या हमारी काउंसलिंग से, हमारे गाइडेंस से, हमारे निर्णय से क्या बालक वो कुछ भली प्रकार से कुछ कर पा रहा है, तो वो भी बहुत जरूरी है। वो जानने की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम अपना जो निर्णय लेने की क्षमता है वो हमारी नियंत्रित रूप से चलती रहती है। तो निर्देशन और परामर्श के जब उभरते क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, उभरते क्षेत्रों की बातों में हमको कि सबसे बड़ी बात है समायोजन की बात है कि हम समायोजन किस प्रकार से कर पाएंगे, समायोजन के साथ साथ जीवन में संतुलन किस प्रकार से हम कर पाएंगे, और जीवन में संतुलन के साथ साथ हमें देखना है कि किस प्रकार से कुशलतापूर्वक व्यक्ति जो है या बालक जो है वो अपनी समस्याओं का समाधान कर पाए। तो आज का जो ये हमारी व्याख्यान था, और ये हमारा जो निर्देशन और परामर्श पे जो हमारी व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, इसमें हमने विभिन्न जो हमारे व्यवसाय हैं और शैक्षिक जो हमारे निर्देशन है उस पर हमने चर्चा करी। और इस चर्चा में एक बात विशेष रूप से आप सभी श्रोताओं को ध्यान में रखने की है कि निर्देशन और परामर्श जो है वो जीवन में नितांत आवश्यक है। चाहे वो कोई विद्यार्थी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे साक्षर हो, चाहे घरेलू व्यक्ति हो, चाहे व्यवसायी हो, हर स्तर पर, जीवन के हर स्तर पर परामर्श की बहुत आवश्यकता है। और परामर्श की जब आवश्यकताओं की हम बात करते हैं तो उसके लिए कुछ सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। उन सिद्धांतों के अनुसार जब हम आगे बढ़ते हैं और सिद्धांतों के अनुसार जब हम परामर्श देते हैं तो निश्चित रूप से वो परामर्श जो है वो उपयोगी रहते हैं बालक के, विद्यार्थी के जीवन में। और परामर्श और निर्देशन में बिल्कुल ये एक प्रकार से चिकित्सीय प्रणाली है जहां पर परामर्श प्रार्थी और विद्यार्थी जो समस्याओं से ग्रसित है या जिसे निर्णय लेने की में परेशानी आ रही है या जो चयन के लिए में असामंजस्य की स्थिति में है, उसके लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है। और मैं आशा करती हूँ कि आज का जो ये हमारा जो निर्देशन और परामर्श के उभरते क्षेत्रों में हमने विभिन्न प्रतिमानों की बात करी और व्यक्तिगत जो निर्देशन है उसके हमने प्रक्रिया की बात करी, उसके चरणों की बात करी और उसके हमने सिद्धांतों की बात करी और उद्देश्यों की बात करी। ये आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और व्यावसायिक जीवन में भी आपके लिए लाभान्वित रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।